यार निखिल प्रशांत वीडियो ऑन कर लीजिए। तो क्या ऑन कर है? शक्ल कैसी दिख रही है भाई, पहले ये देख लो। वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। बढ़िया, भी धर्म दैयो है ना। मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। शक्ल देख कैसी रही है? अरे आर्यन वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। चलिए, कल हमने जहां तक पढ़ा था उसमें कहीं पे कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं। एक दो स्टूडेंट और ऐड हो रहे हैं, नहीं तो उनका छूट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर था। उसमें हमने कुछ रूल्स देखे थे। ठीक, एक लास्ट रूल रह जाता है आपका एडिशन। जैसे कि मैंने कहा 2.3467 और मेरे को ऐड करना है 22.32। बताइए फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर यही होगा कि कुछ और? सही, यही होगा। यही होगा। 4 7। नहीं, नहीं निखिल, देखिए जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं उसे डेसिमल के बाद का काउंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद काउंट कर रहा हूँ तो कितने हैं यहाँ पे? 5। 5, यस सर। और इस वाले में कितने हैं? 2। 2। तो फाइनल आंसर में भी 2 ही आनी चाहिए, जो कम हो। ठीक है, यस अब सर। फिक्स कर। अगर मैं इसकी बात करूं ये तो 50% से बड़ा है, तो यस फाइनल सर। 24.67। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है।
हाँ निखिल करेक्ट है। आर्यन बताइए अनुष्का क्या आंसर आएगा? अनुष्का करेक्ट है। प्रशांत गलत है। सिंपल, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.000376। यही आ रही है क्या? यस सर। ध्यान में रखना कि अगर मैं साइड क्यूब कर रहा हूँ इसका मतलब 1.26 इंटू 1.26 इंटू 1.26। तो कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या देखा था कि जिसमें फिगर कम होंगे वही फाइनल आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हर एक में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो यहाँ पे भी आंसर में हमें कितना चाहिए? 3। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। यस सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरर। अब एरर का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज मेजर की, वो भले स्केल हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई भी चीज मेजर की और मेरे को ट्रू वैल्यू पता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो अभी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, वो करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक, मैंने एमीटर लगाया, एमीटर को जब मैंने सर्किट में लगाया तो एमीटर की रीडिंग आ रही है एम्पियर। ठीक, वैल्यू कितनी थी? 1 एम्पियर। एमीटर रीडिंग बता रहा है 0.9 एम्पियर। इसका मतलब इसमें एरर है। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक, किसी किसी बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिंपल एरर का मतलब क्या है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। वो डिफरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब मैंने कहा कि मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। नेगेटिव कब होगा? जब मैं कहूंगा कि मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू। इसलिए जब भी आप लोग एरर लिखते हैं तो एरर में आपने देखा होगा प्लस माइनस डेल्टा ई लिखते हैं। हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एरर में हमेशा प्लस माइनस लिखा जाता है कि एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब हम लोग एरर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर, जैसे कि मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर हूं, ठीक है। मैंने कोई एक वेइंग मशीन डिजाइन की और वेइंग मशीन डिजाइन किया तो उसमें पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया। मैंने कहा कि वेइंग मशीन पे अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तब भी वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है? 0.1 kg। ये डिजाइन करके मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक। तो आपने कहा कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है 2 kg का, अगर मैं इस वेइंग मशीन पे रखूंगा तो मेरे को मेजर्ड वैल्यू कितनी मिलेगी? 2.1 kg। 2.1 kg। तो क्या मैं इस एरर को कभी भी मिनिमाइज कर सकता हूं? मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि एरर को मैं जीरो कर सकूं। जीरो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो भी इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो ये आपका जीरो रीडिंग देगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वेइंग मशीन खरीदा है तो मैं उसको ओपन करके उसको सही तो करूंगा नहीं, ठीक।
तो ये जो सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट एरर है पहले से ही, मैन्युफैक्चरिंग के समय ही उसमें कुछ एरर आ गई थी, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट। तो यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बहुत सालों पहले आया था कि कई सारे 4 टाइप के एरर लिखे हुए थे, ठीक है, और उसमें से पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज। तो हम लोग कौन से एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। क्लियर है सभी को? यस सर। अब हम लोग रैंडम एरर के बारे में बात करें। रैंडम एरर जो कि आपका मैं कहूं कि ह्यूमन एरर, ठीक है। रैंडम एरर मतलब कि रैंडमली वो एरर आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एमीटर। एमीटर को समझना हमारे लिए ज्यादा आसान है। मैंने कहा कि आपके पास एक एमीटर है, ये 0, ये ऐसी इसकी रीडिंग। ये आपके पास पॉइंटर है, मैंने कहा ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ये एमीटर की रीडिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, अगर मैं मान लीजिए इसको सबसे समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि वॉल क्लॉक को देखिए, ठीक है। तो क्लॉक भी कुछ ऐसी नजर आता है, वो एनालॉग रीडिंग देता है। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा, अगर मैं इस साइड से अगर इस निडल को देख रहा हूँ या ये सारे पॉइंटर को देख रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंटर मेरे को थोड़ा सा आगे नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट साइड से आके इस वाले पॉइंटर को देखूंगा, तो मेरे को लगेगा कि ये पॉइंटर थोड़ा सा पीछे की तरफ, ठीक। तो ये तो ह्यूमन एरर आ गया ना। ये रीडिंग कितनी दे रहा है, 1.2। यस सर। अगर एग्जैक्ट रीडिंग देखूं तो ये सेकंड डिवीजन पे है, तो एग्जैक्ट रीडिंग तो कितनी होनी चाहिए थी, 1.2 है। 1.2। लेकिन अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को हो सकता है कि ये नजर आ रहा हो 1.1। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे को ये नजर आ रहा हो 1.3, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट तो एरर नहीं दिखा रहा था, ये एरर किसके कारण आया, ऑब्जर्वर के कारण, जो भी ये डेटा की एनालिसिस कर रहा। वो मेरी गलती के कारण मैंने इस एरर को मैंने सिंपल क्या लिख दिया, 1.1 एम्पियर लिख दिया या तो 1.3 एम्पियर लिख दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेना है तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आके रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि कोई भी पैरेलैक्स ना आए। क्लियर है? ठीक, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। आपने कहा कि ये एमीटर है और एमीटर में आप लोग कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक। अगर वायर लूज कनेक्शन किया हुआ है, अगर वायर में लूज कनेक्शन किया हुआ है तो वो एग्जैक्ट करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो लूज कनेक्शन के कारण भी इंस्ट्रूमेंट आपको गलत रीडिंग देगा। तो ये एरर भी किसके कारण आया, ह्यूमन के कारण, जो भी ऑब्जर्वर के कारण। तो ये सब जितने भी ह्यूमन एरर हैं जो रैंडमली आ जाते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग रैंडम एरर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? यस सर। इसलिए जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी आपका लैब टेक्नीशियन होता है वो कहता है आपसे कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन लीजिए या 10 ऑब्जर्वेशन लीजिए। उसके बाद उससे कहते हैं कि उसकी आप एवरेज वैल्यू निकालिए। उस एवरेज वैल्यू को आप लोग थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कितना परसेंटेज एरर आ रहा है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर रहा हूं और उसके बाद उसकी जब एवरेज वैल्यू लेता हूं तो वो एवरेज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ट्रू वैल्यू के बराबर आने लग जाती है, ठीक है। इसलिए रैंडम एरर को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करके। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए, एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए जो भी समझ में आया आपको।
अब मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपने कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए, n टाइम्स आपने ऑब्जर्वेशन लिया, तो मतलब कि n रिजल्ट आएंगे आपके। तो मैंने कहा कि पहली रीडिंग आई थी आपकी R1, दूसरी रीडिंग आई R2, तो आपने ऐसी कितनी रीडिंग ली, n टाइम्स रीडिंग ली। अगर मैं इसका एवरेज ले लूं तो इसको R एवरेज, इसी को हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। ठीक, अब मैंने कहा कि आपने फर्स्ट रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग में कितनी वैल्यू आ रही थी, R1 के इक्वल। ठीक है, अब मेरे को पूछा जाए कि जो आपने फर्स्ट रीडिंग ली थी उसमें एरर कितना आ रहा है, तो एरर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। तो मैंने कहा कि जो पहला एक्सपेरिमेंट आपने किया, पहले एक्सपेरिमेंट में एरर कितना आया, R एवरेज माइनस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट R1। ठीक है, तो आपने कहा डेल्टा R1। सिमिलरली सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपका आया R एवरेज माइनस R2 रीडिंग, डेल्टा R2। ठीक, ऐसे आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, n टाइम। तो यहाँ पे R एवरेज माइनस RN, डेल्टा RN। यस सर। अब यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ऑब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ, मैं हर एक एरर का क्या करूं, एवरेज वैल्यू निकालूं, एरर के एवरेज वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्सोल्यूट एरर। तो जैसे कि ऑब्सोल्यूट एरर डेल्टा ई, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अप टू डेल्टा RN डिवाइडेड बाय n, ये आपको ऑब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आप लोग आईटी क्वालिफाई कर गए, आईटी में एडमिशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोग लैब में गए। ठीक, लैब में गए, आपसे लैब टेक्नीशियन ने या जो प्रोफेसर था उसने कहा कि ये स्टिक लो, उसने आपको एक स्टिक थमा दी। ठीक है, और बोला कि इसकी लेंथ कितनी है स्टिक की, ये मेजर करके बताओ। ठीक है, और आपने, उसने आपको एक स्केल दे दिया, मीटर स्केल, बोला कि इसकी लेंथ मेजर करके बताओ। तो मैंने मान लिया कि उस स्टिक की लेंथ है आपकी 2 मीटर, मान लिया, सपोज कर लिया कि उस स्टिक की लेंथ आपकी 2 मीटर। आपने सिंपल उसको मेजर किया और 2 मीटर लिख के उस प्रोफेसर के पास चले गए, सर ये स्टिक की लेंथ आ रही है। ठीक है, प्रोफेसर क्या करेगा, तुरंत इसको क्रॉस कर देगा, बोले जाओ दोबारा करो। फिर से आप गए, मीटर स्केल से मेजर किया, फिर से आए, बोला ये तो 2 ही मीटर है, फिर से वही रीडिंग लेके पहुंच गया, सर मैं तो बिल्कुल सही मेजर करके बता रहा हूँ, ये तो 2 मीटर ही है। फिर से वो क्रॉस करेगा, फिर से तीसरी बार क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से आपने मीटर स्केल से बहुत ध्यान से मेजर किया, बोला अभी भी 2 मीटर ही आ रहा है। तीसरी बार बहुत हिम्मत करके फिर से गया प्रोफेसर के पास, बोला सर रीडिंग तो यही है। प्रोफेसर ने क्या किया, कॉपी फाड़ के फेंक दी किनारे, बोला कहाँ से आए हो तुम लोग। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो इस रीडिंग में कुछ और भी चाहता है जो हम लोग नहीं सोच पा रहे। ठीक, सोचने का तरीका क्या है, जब भी हम लोग रीडिंग लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कोई सी भी रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग में क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ठीक है, ये हमेशा रीडिंग लिखने का तरीका होता है। वो हमसे इस चीज के बारे में पूछ रहा था और हम लोग ये चीज लिख ही नहीं रहे थे यहाँ पे, हम लोग तो सिंपल लेंथ को 2 मीटर लिख के उसके सामने चले जा रहे थे। ठीक है, अब हमने सोचा लगता है कि ये वाला पॉइंट वो प्रोफेसर में से पूछना चाहता है कि ये डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं डेल्टा ई के बारे में सोचूं, मान लीजिए आपके पास मीटर स्केल है। ठीक है, मीटर स्केल मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर, मिनिमम लेंथ इतनी मेजर कर सकता है। यस सर।
तो मिनिमम measured value that can be measured by any instrument is known as least count. ठीक है, तो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम कितनी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमने लिस्ट काउंट को डिफाइन किया। लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू that can be measured by an instrument इंस्ट्रूमेंट कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है वो लिस्ट काउंट है। तो आपने सोचा चलिए ठीक है, मेरे को इसका लिस्ट काउंट तो पता है कि जो भी मैं मीटर स्केल यूज कर रहा था उसकी लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। मेरे को तो ये चाहिए था ना रीडिंग ट्रू वैल्यू कितनी आ रही जो आपने मेजर किया 2 मीटर। मेरे को ये पता लगाना था कि एरर कितना है। ठीक, अभी मैंने कहा कि जो लिस्ट काउंट है मीटर स्केल का वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरे तरीके से पूछूं आपसे कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मीटर स्केल की हेल्प से मेजर करता हूं तो वो एरर कितना दिखा सकता है? क्वेश्चन को दूसरी तरीके से मैंने पूछा 0.1 मतलब कि मिनिमम इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? मिनिमम तो इतना ही मेजर कर सकता है ना ये। यस सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा ई लिखते हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट। कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम एरर की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक, तो मैक्सिमम एरर की पॉसिबिलिटी, तो मैक्सिमम एरर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं मीटर स्केल के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे डेल्टा ई का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मीटर स्केल मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना दिखा सकता है? जितना वो मिनिमम मेजर कर सकता है। जितना मिनिमम मेजर कर सकता है उतना तो उसका एरर हो सकता है। ठीक, तो जो लिस्ट काउंट है वही यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम एरर। ठीक है, इसको याद रखिए। अब आप लोग आखिरी में ये चीज करके गए, सेंटीमीटर मान लेते हैं 200। ठीक है, ये चीज लेके प्रोफेसर के पास गए, फिर आखिरी में वो बोलेगा ठीक है अब सही रीडिंग लेकर आए आप। ठीक है, तो जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर का मतलब यही होता है कि वो पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बात करता है। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या एरर आने की संभावना हो सकती है, उन सभी डेटा को लेके जाएगा। इंजीनियर का मतलब यही होता है ना कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया या कोई भी नई डिस्कवरी की, इन्वेंशन किया, तो उसके बारे में आप लोग उसके ड्रॉबैक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्ट को नहीं देखा जाता। ये हमेशा कहा जाता है, जो आपने कहावत सुनी होगी, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि जो आपके अच्छे पहलू हैं वो 90% हैं, तो कुछ बुरे पहलू भी हैं 10%। जैसे कि मैं देता हूं, जो आइंस्टीन ने एक रिलेशन निकाला था, आइंस्टीन का रिलेशन क्या था? डेल्टा एमसी स्क्वायर। तो आइंस्टीन ने एक रिलेशन निकाला था डेल्टा एमसी स्क्वायर, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बताया। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा स्टेबल क्यों है? हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में कि डेल्टा एमसी स्क्वायर कैसे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक, तो आइंस्टीन ने ये रिलेशन निकाल के दिया। ठीक, इस रिलेशन का बहुत बड़ा यूज आया जब हम लोगों ने उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। ठीक है, लेकिन इसी का एक ड्रॉबैक क्या आया जब हमने इसका एटम बम बना दिया। कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है, डेल्टा एमसी स्क्वायर। इसी को हमने एक सोसाइटी के लिए यूज किया, वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पर्पज से।
और उसी को सोसाइटी को खत्म करने के लिए यूज किया। डेल्टा एमसी स्क्वायर मतलब कि एटम बम। एटम बम, यस। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कोई भी इंजीनियर है तो हमेशा वो ड्रॉबैक को साथ में लेते हुए चलता है। तो यस सर। हाँ निखिल, तो यहाँ पे जब भी हम लोग डेल्टा ई लिखेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए अब एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप किसी कंपनी में लग गए। अब हम लोग 4 साल के आगे की बात करते हैं। अभी तो फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर लिया। फर्स्ट ईयर में एक चीज तो हमने सीख ली कि मेरे को ये रीडिंग सही देनी है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 4 साल के बाद, क्या आप लोगों का कहीं पे प्लेसमेंट हो गया, किसी कंपनी में लग गए, ठीक है, एज एन इंजीनियर। यस। अब उस कंपनी में गए और उसने कहा कि ऐसा है, जाके एमिटर हमें परचेज करने हैं, ठीक है, और करोड़ों एमिटर परचेज करने हैं। ठीक, तो करोड़ों एमिटर परचेज करने मतलब कि अरबों रुपए उस पे लगे हैं। यस ठीक है, सर। तो 2 इंजीनियर गए, अनुष्का एक कंपनी की थी, निखिल दूसरे कंपनी के थे। ठीक है, अनुष्का गए, उन्होंने एमिटर परचेज किया, तो उनके दिमाग में जो जो चीजें चल रही थी उसके हिसाब से कहा कि हाँ एमिटर में यहां से। ठीक, निखिल गए, निखिल को भी एमिटर परचेज करने थे, वो दूसरे कंपनी के थे, तो उन्होंने देखा कि अर्बन पे लग रहे हैं तो मैं कुछ पैसों को बचा लूं, कुछ पैसों को बचा लूं तो ऐसे कंपनी के पास जाऊं जो मेरे को सस्ते में दे दे। ठीक, तो अरबों रुपए का काम उन्होंने करोड़ों में कर दिया। ठीक है, कुछ सालों के बाद, 10-15 साल के बाद, निखिल जिस कंपनी में थे उसका बंटाधार हो गया। ठीक, अब मेरे को बताने कि क्या क्या सोचना था इसके पीछे में। हर एक जगह सिर्फ इकोनॉमी मैटर नहीं रखती है कि जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारे लिए कितने ट्रूथफुल है। ठीक है, एमीटर किस पर्पज से खरीदा जाता है, करंट करंट की मेजर करने के लिए। ठीक है, यस सर। और हम लोग उसको ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए कंपनी में बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। ठीक, तो एसी में तो आपको पता है कि एक एक एसी लाखों के भी आते हैं। यस तो सर। वहां पे मेरे को एमीटर एज ए रिले या लगाना था ताकि वो हमेशा करंट की रीडिंग बताता रहे। यस ठीक है, सर। तो करंट की रीडिंग वो बता रहा है, तो जो निखिल लेकर आए थे उसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी थी वो थी 20%। वो 20% एरर दिखा रहा था। यस सर। अनुष्का जो लेकर आई उसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी थी वो थी 2%। तो इसका मतलब मैंने एक दिन आपको, आपकी मान लीजिए खाने की क्षमता है 5 रोटी, रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो सब चीजें बहुत क्लियरली तरीके से समझ में आएंगी। मैंने कहा कि आपके खाने की क्षमता है 5 रोटी, एक दिन में आपको 6 रोटी खिला सकता हूँ, दूसरे दिन भी 6 रोटी खिला सकता हूँ, लेकिन आप 2-3 बार तो इस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में मैं 6 और 7 रोटी खिलाते जाऊं तो आपका डाइजेशन पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्षमता ही उतनी थी कि मैं 5 से ज्यादा खा ही नहीं सकता। 5 तो मेरी मैक्सिमम है, कि 5 रोटी मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी। तो जो करंट फ्लो करना था एसी में वो कितना था, 10 एम्पियर, कि 10 एम्पियर करंट उसमें फ्लो कर सकता था। लेकिन जो निखिल लेके आया था वो तो पहले से 20% एरर दिखा रहा था। 20% का मतलब 2 एम्पियर एक्स्ट्रा दिखा रहा था। तो मैंने कहा कि अगर 12 एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रहा था तो वो रीडिंग दिखा रहा था 10 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में तो उसमें 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था ना। यस सर। एसी में एक दिन फ्लो करेगा, 2 दिन फ्लो करेगा, 3 दिन फ्लो करेगा, और बहुत बड़ी कंपनी है तो करोड़ों के एसी लगे होंगे उसमें। ठीक है, तो कुछ रुपए बचाने के चक्कर में उन्होंने एसी को जला दिया। ठीक है, एसी जले, वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, तो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। ठीक है, अब हम लोग, अनुष्का ने 2% के बारे में सोचा कि मैं 2% एरर ही देखूंगी। ठीक है, 20% तो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को परचेज करते हैं तो एरर की कुछ लिमिटेशन रखी गई।
कि मैक्सिमम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट 5% एरर तक दिखा रहा है तो वो मेरे लिए यूजफुल है। अगर 5% से ज्यादा एरर दिखा रहा है तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज लिखिए और उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट इज 5%। अच्छा क्या लिख लिया? एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया, आइडियल कोई नहीं होता बेटा, आइडियल कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं कि 99.999999% एक्यूरेसी है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ परसेंटेज कम होगा उसका। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, सिंपल लेंथ दी हुई थी 6.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट that can be measured by this scale। सोचिए 2 मिनट, उसके बाद सही से सोच के जवाब दिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सोचिए, मैं तब तक डिवाइस को चार्जिंग पे लगा दूं। अगला सर इधर ही दे रहा है। बताइए क्या सोचा? इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये। अभी जो मैंने हिंट दिया कि मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज एरर कितना हो सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, 5%। उससे ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, इतना हिंट है, ये हिंट है क्वेश्चन के लिए।
चलिए देखिए, अगर हम लोग रिलेटिव एरर के बारे में बात करें तो रिलेटिव एरर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर अपॉन आर एवरेज, है ना, मतलब कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है। अगर इसी को मैं परसेंटेज एरर के बारे में बात करूं तो परसेंटेज एरर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर इंटू 100। 200। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन आए, देखिए इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत है, अगर क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाए, वेट कीजिए, या आपके साथ धोखा होने वाला है। फिर से सोचिए क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगर मैं सिंपल से ये रीडिंग दे दूं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट काउंट, है ना। और लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। आसान देगा तो सभी आईटी में पहुंच जाएंगे। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होना चाहिए। अब आपने सोचा ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। अब सोचिए कि ये तो कोई इंस्ट्रूमेंट था, एक मीटर स्केल है, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल अगर कितना हो सकता है? 5%। अगर उससे ज्यादा होगा तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करूंगा, ठीक। तो परसेंटेज एरर डेल्टा आर अपॉन आर एवरेज इज इक्वल टू 100। मैं कह रहा हूं कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो सकता है? 5%, ठीक। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 0.1 डेल्टा आर, मतलब लिस्ट काउंट, तो ये तो 0.1 है, ठीक, डिवाइडेड बाई एल। मेरे को एल नहीं पता कि कितने लेंथ पे 5% आएगा। यस सर, तो तुमको लेंथ निकालना पड़ेगा ना, into 100 equals to 0.5. ये परसेंटेज में आ गया ना, इज इक्वल टू 5%, ठीक है। तो ये वैल्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर, सही है। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इस ऑब्जेक्ट को मैं मीटर स्केल से मेजर कर रहा हूं, तो एरर कितना आएगा? 5%। लॉजिकली देखें ना, ये फॉर्मूले में पुट कीजिए, एल मेरे को 2 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करना है और इसमें कितना एरर है? 0.1, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 5%। तो मैंने क्या समझा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आएगा? 5%। इसका मतलब मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन मीटर स्केल इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो बेटा एरर कितना आएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 1 into 100 into 100, that is 10%। 10%, है ना। तो इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो मैं मीटर स्केल की मदद से उसको मेजर नहीं करूंगा। क्यों? मेरे को पता है कि वो एरर 10% दिखाएगा। नहीं आ रहा? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? ठीक है, यस सर। पूछा गया, ठीक। अब एक बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मेरे पास वही मीटर स्केल है, मतलब कि 7.9 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये ऐसी कोई रीडिंग दी हुई थी मेरे को, ठीक है। और मेरे से बोला गया हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑब्जेक्ट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑब्जेक्ट की लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं,
अगर इन चारों ऑब्जेक्ट को मैं मीटर स्केल से मेजर करता हूं तो कौन से ऑब्जेक्ट की रीडिंग हमारी हाई एक्यूरेसी पे होगी? डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर। यस सर। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर 5% के बारे में बात करें तो लेंथ कितनी हो सकती है? मिनिमम 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा तो एरर डिक्रीज होता जाएगा ना। तो हायर एक्यूरेसी से मैं किसको अच्छे से मेजर कर सकता हूँ? 8 सेंटीमीटर वाले। क्लियर है? यस सर। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग के। अभी हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं कुछ डेटा लेता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास वेइंग मशीन है, ठीक है। एक वेइंग मशीन था जो मेरे को रीडिंग दिखा रहा है 2 kg। दूसरा वेइंग मशीन है, मेरे को रीडिंग दिखा रहा है 2.0 kg। और थर्ड वेइंग मशीन है, मेरे को दिखा रहा है 2.00 kg। ठीक। तो मेरे से पूछा गया जो पहला वेइंग मशीन है इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? काउंट इसका 1 kg। कि मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? तो मिनिमम लूंगा तो सबसे मिनिमम नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 1। ठीक है। तो ये तो मिनिमम मेजर करके बता सकता है 1 kg। दैट मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है। सेकंड वाले के बारे में बात करूं तो ये मिनिमम कितनी मेजर कर सकता है? 0.1 का ही थी। 0.1 दैट मीन्स 100 ग्राम। थर्ड वाला 0.01 10 ग्राम। ठीक है। अभी 10 साल पहले नहीं, 15-20 साल पहले क्वेश्चन इसी पे आया लिस्ट काउंट से रिलेटेड कि हमें वेइंग मशीन की रीडिंग दी हुई, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि 50 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कोई बॉडी है जिसका मास था 50 ग्राम। ठीक। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मैं इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लूंगा? थर्ड वाले से। थर्ड वाले से, है ना, क्योंकि मिनिमम थर्ड वाला कितना मेजर कर सकता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। अगर मैं सेकंड वाली वेइंग मशीन से इसका मेजरमेंट लूंगा तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगा? 0। फर्स्ट वाले पे रखूंगा तो 0। क्योंकि मिनिमम तो ये 1000 ग्राम ही मेजर कर सकता है, उससे कम होगा तो वो 0 दिखाएगा, सिंपल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नोट करते चलिए, बस हम लोग वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करने वाले हैं। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर हर एक ने देखा है? अगर नहीं तो डायग्राम दिखाऊंगा, एक डायग्राम दिखाई देता हूँ क्योंकि चीजें आसानी से तभी समझ में आए।
ध्यान से देखिए, जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें 2 स्केल होते हैं, ठीक। एक होता है आपका मेन स्केल, मेन एक होता है आपका वर्नियर स्केल, स्केल। ठीक है। यस जो मेन स्केल, देखिए यहाँ पे 2 जॉ नजर आ रहे हैं, एक ये वाला जॉ है यस और सर। एक ये वाला जॉ है, यस सर। ठीक है। ये फिक्स होता है, ये वाला जॉ आपका फिक्स है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेरे को मेजर करनी है मैं दोनों जॉ के बीच में रखता हूँ, ठीक। और जो मूवेबल जॉ होता है वो क्या होता है, वर्नियर स्केल। वन स्केल। छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा वो एडवांस में आया था, यस सर। फिगर देख के आधे लोगों के दिमाग घूम गए, ऐसा तो फिगर हमने वर्नियर स्केल का देखा ही नहीं, ठीक है। इसलिए बेसिक चीजें याद रखिएगा। मेन स्केल क्या होता है, जिसका जॉ फिक्स्ड होता है फिक्स्ड होता है। वो मेन स्केल होता है, और जिसका जॉ मूवेबल होता है वो आपका वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम लोग वापस उसी पे आते हैं। मैंने कहा ये मेन स्केल, 0, 0.5, 1, वन 1.5, 2, 2.5, मेन स्केल, ठीक। वर्नियर स्केल, जो जनरली हम लोग लैब में यूज करते हैं वहां पे ये वर्नियर स्केल है, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं वहां पे वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं, 10, ठीक है। मेन स्केल जो हमारा जनरल स्केल होता है, जो घर वगैरह में स्केल होते हैं वहां पे एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.1, पॉइंट वन। ठीक है। पहले हम लोग जनरल वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करें, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों जॉ को मिला देते हैं, ठीक। जब दोनों जॉ को मिलाते हैं तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, एक को पर एक, ठीक है। अगर दोनों के 0 कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं 0 एरर, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है तो मैं क्या करता हूं, मेन स्केल का 0 और जो वर्नियर स्केल का 0 है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालूंगा, वही क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को लिख लीजिए कम से कम कॉपी में, कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर स्केल 0 एंड मेन स्केल 0। हाँ निखिल बताइए। अनम्यूट करके बोलिए। सर आपने जो ये बताया ना सर कैसे
वो एक बार और बताइए। हाँ, जैसे अगर मेरे को वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, इसका मतलब क्या, मैं जॉ को ओपन करूंगा, जॉ को स्लाइड करूंगा ना, इन दोनों के बीच में तो ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है यही ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। इसका मतलब क्या, मैं मेन स्केल के जीरो को देखूंगा और वर्नियर स्केल के जीरो को देखूंगा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस सर। ठीक। अब जो जनरल हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, मेन स्केल में 1 MSD, 1 MSD का मतलब क्या हुआ, मेन वन स्केल मेन स्केल डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, 10th डिवीजन ऑफ, लिखे लिखे, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9th division of main scale. 10th division of vernier scale coincide with 9th division of main scale. ये प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है, जो हम लोग जनरल वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो 10th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो बेटा किससे कोइंसाइड कर, 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये दोनों कोइंसाइड कर, ठीक। यहां पे मेरे को 1 MSD का वैल्यू पता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। मेरे को एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 1 VSD निकालना है, कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी। लॉजिकली सोचिए, ये जो डिस्टेंस है, मैं एक डिवीजन की वैल्यू मान लेता हूं x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 10x। 10x। एक डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल, तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। 9 इंटू 0.1, 0.1। 9 डिवीजन है ना यहाँ पे, 0.9। ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है ना, यस सर। इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 0.9, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.09। तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें 1 VSD की वैल्यू कितनी होती है, 0.09 सेंटीमीटर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अभी तो हमने क्या किया, मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 0.09 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को अब डिफाइन करना है कि वर्नियर कैलिपर कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, ठीक। लिस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला, अभी मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD की वैल्यू कितनी है, 0.1 माइनस 0.09, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक, ये कोई बता सकता है कि ये चीज मैंने कैसे लिखी। इंजीनियर को तो सब चीजें आनी चाहिए, वो फॉर्मूलों को नहीं रटता, वो लॉजिक लगाता है।
देखता हूं किसका लॉजिक काम करता है। हिंट दे रहा हूं, आप लोग मेरे को बताएगा कि कौन सा सही होना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर तो लेंथ मेजर करने के लिए यूज आता है। मिनिमम लेंथ को कब मेजर करेगा, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन से कोइंसाइड करेगा, या वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन से कोइंसाइड करेगा। सोच के बताइएगा कौन सा करेक्ट है। सेकंड वन। सेकंड वन। जो दो चीजें मैंने बोली हैं दोनों का मैं डायग्राम बना दूंगा, चीजें आसान हो जाएंगी समझ में। मैं आगे नहीं बना रही, वर्नियर स्केल है, सॉरी मेन स्केल है। मैंने पहले क्या कहा, वर्नियर का जीरो फर्स्ट डिवीजन से ही कोइंसाइड हो रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलता जाता है। ये वर्नियर का जीरो, ये मेन स्केल का जीरो। यहाँ पे वर्नियर का जीरो फर्स्ट से ही कोइंसाइड हो रहा है। ऑब्जेक्ट तो मैं दोनों के जीरो के बीच की डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की लेंथ, इससे मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी वो क्या होगी, ये, इसको मैं कर रहा हूं, ये होगी ना ऑब्जेक्ट की लेंथ। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी आ रही है, ये तो 1 MSD के इक्वल है, देखिए। यस सर। इसका मतलब ये लेंथ कितनी आ रही है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक। यस सर। दूसरा डायग्राम बनाते हैं, जो सेकंड केस मैंने कहा था कि ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। ठीक। डिस्टेंस कौन सी मेजर करेगा, जो दोनों के जीरो के बीच की डिस्टेंस होगी। ये जीरो, ये जीरो, तो ये डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूं, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1। ये तो एक डिवीजन है ना मेन स्केल का। ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो वर्नियर का 1 डिवीजन है। 0.09 सेंटीमीटर। 0.1 में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करूंगा तभी तो ये वाली डिस्टेंस आएगी। देखिए फिगर को ध्यान से। यस सर। ये आ गया 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 VSD 0.09 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आ गया, आगे समझ में। यस ठीक है, सर। तो हम लोग फॉर्मुलों को नहीं रटेंगे क्योंकि फॉर्मूले रटने से मेंस के क्वेश्चन नहीं हिलने वाले। यस। ठीक, यहां तक हम लोग आ गए। आप लोग इतना डिटेल में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर? नो सर, नहीं सर, इतना भी। चलिए, मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो मेंस में आए या तो एडवांस में आए। ठीक है, तो बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। तो ये पहला बूंद है जिसको मैंने पकड़ा कि ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए।
सर। ठीक, अब हम लोग किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे मेजर करेंगे? ये ऐसी रीडिंग है, ठीक है, ये कोई स्केल बना हुआ। ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूंगा? दोनों जॉ के बीच में, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है। यस सर। मैंने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है, मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं रख रहा, 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 कैसे है? 0.6 प्लस माइनस। ये देखिए, यहां तक की रीडिंग तो मेरे को पता है 0.6 प्लस माइनस, है ना? अभी नहीं, अभी इतना बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ये तुमने देखा ही हाँ। नहीं है, ठीक है। सर। अगर मेरे को रीडिंग निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? रीडिंग इज इक्वल टू 0.6 प्लस इस वाले डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया dx, स्मॉल डिस्टेंस, इसको भी ऐड करना बाकी रह गया, तभी तो मेरे को एक्चुअल रीडिंग मिलेगी, यस सर, है ना? अब मेन मुद्दा रह गया है कि मैं dx की वैल्यू कैसे निकालूं, ठीक। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहां पर जो वर्नियर का सेकंड डिवीजन है, ये देखिए, ये कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल से। यस सर। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 0.2 माइनस dx। क्या 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 बोले जा रहे हैं? ये वर्नियर के कितने डिवीजन है? 2 डिवीजन। दो डिवीजन है वर्नियर के, एक दो। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.9, 0.09। तो दो डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 0.18। यस सर। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को तो dx निकालना है। यस सर। अब फिगर को ध्यान से देखते हुए बताइए dx की वैल्यू कितनी होगी? फिगर को ध्यान से देखिए, 0.02 डिस्टेंस में से अगर मैं ये सारे डिस्टेंस को माइनस कर दूं, 0.02 वाली डिस्टेंस आ जाएगी, 0.02 मतलब कि 0.2 माइनस माइनस 0.18। 0.18 0.02 तो रीडिंग कितनी आ गई? 0.6 प्लस 0.62 सर। आगे समझ में? यस सर। हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा, यस सर। मैं सिंपल स्केल को देखते हुए बताऊंगा कि हाँ दिमाग से कैसे होगा। यस सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
उसमें नेगेटिव, उसमें नेगेटिव, मल्टीपल चॉइस वाले में जिसमें 2-3 करेक्ट है उसमें कोई नेगेटिव। आप देखिए जो नीट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फॉर्मूला बताया जाता है, मैं फॉर्मूला आपको ही बता देता हूँ। फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इनटू लीस्ट काउंट। का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with मेन स्केल। ठीक है, अब फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैंने कहा कि मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? 0.6। तो मैंने कहा 0.6 प्लस वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? सेकंड डिवीजन। 2 इनटू लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। यस सर। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपका वर्नियर कैलिपर का बेसिक कंप्लीट हो गया। बेसिक को कभी मत भूलिएगा, अगर बेसिक को भूल गए फॉर्मूले लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन 101% गलत करेंगे। तो हमने जो सिंपल तरीका सीखा है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्नियर स्केल डिवीजन में एक से ज्यादा कोइंसाइड कर सकते हैं? नहीं, एक ही कोइंसाइड करेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 9th डिवीजन उसके 10th डिवीजन से कोइंसाइड करता है, तो 2 डिवीजन तो कभी कोइंसाइड हो ही नहीं सकते। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब जो आगे की क्लासेस होंगे उसमें कुछ टिपिकल प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद जो मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं लूंगा। तो आगे की 2 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ वर्नियर कैलिपर चलेगा। मैं वर्नियर कैलिपर टोटल 4 घंटे में पढ़ाता हूँ, यही सोच के पढ़ाता हूँ कि अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी आगे तो गलत नहीं होने चाहिए। यस। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, कहीं पे भी डाउट होता है तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछिए। ठीक है, तो कल से हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं या जैसे टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यस सर। आपको फिजिक्स समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। फिजिक्स स्टार्ट होगी स्ट्रेट लाइन मोशन से, अभी तो बिल्कुल। अच्छा, कल की रिकॉर्डिंग ठीक है आशुतोष, आज मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे ज्यादा मत रहिएगा कि अगर बाई चांस यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हुआ, ठीक है। अच्छा, आज की भी ठीक है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है कि हाँ रिकॉर्डिंग टाइमिंग तो बेटा आपको पता है ना, शेड्यूल तो आपके पास गया होगा निखिल? यस सर। हाँ, तो उसी टाइम पे होंगी क्लासेस। 2 वीक और 2 वीक के बाद आप लोगों की टाइमिंग लगभग 2 घंटे हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया कि टाइमिंग कम इसलिए रखा है ताकि थोड़े से यूज थ्रू हो जाए, सीटिंग आपकी बैठ जाए कि हाँ इतनी देर तो मेरे को बैठना ही बैठना। हाँ आशुतोष, आज मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। वेलकम।